हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था डोबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। दोस्तों, मेंडलीफ वह वैज्ञानिक था जिसने रसायन विज्ञान के अंदर क्रांति ला दी थी। अब क्रांति कैसे ला दी थी? क्रांति लेके आए थे उन्होंने अपनी जो खोज कह सकते हो, उनकी रिसर्च कह सकते हो, मेहनत कह सकते हो, उसके द्वारा उन्होंने आवर्त सारणी जो बना करके दी रसायन के क्षेत्र में रसायनज्ञों को, उसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एकदम कंप्लीट क्रांति ला दी थी। तो आज हम उसी महानतम वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसने आवर्त सारणी जैसी है खोज है वो हम सभी के सामने रखी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेंडलीफ है वो एक रूसी रसायनज्ञ थे जिनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीफ था। और उन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, उनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म थे उनके आधार पर उनको व्यवस्थित करने का कार्य है वो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया था तब सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। टोटल प्रकृति में 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। तो मेंडलीफ ने क्या किया, सभी तत्वों को लेकर के उन्होंने सबसे पहले कार्ड लिए, कुछ कार्ड लेकर के अनेक छोटे छोटे कार्ड लिए, 63 कार्ड लिए, क्योंकि उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। तो 63 कार्ड लेकर के उन्होंने उस कार्ड का ऊपर नाम लिखा। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो उन्होंने सोडियम का नाम लिखा और सोडियम की कि जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जितने भी थे वो सारे के सारे उस कार्ड के ऊपर लिख दिए। तो मेंडलीफ ने इन गुणों का पता लगाने के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया वो दो तत्व थे। पहला था हाइड्रोजन, दूसरा था ऑक्सीजन। तो सभी तत्वों की लगभग जो तत्व थे उनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई और उसके आधार पर जो यौगिक सामने आए, ज़्यादातर यौगिक क्या थे, हाइड्राइड थे और ऑक्साइड थे। हाइड्राइड और ऑक्साइड बने। हाइड्रोजन से जो यौगिक बने वो हाइड्राइड थे और ऑक्सीजन से जो यौगिक बने वो ऑक्साइड थे। जैसे मान लीजिए कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2। तो इस तरह के यौगिक बने। तो उसने गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर उसने उन गुणधर्मों को उन जो कार्ड बनाए थे उन कार्डों पे लिखा, अलग अलग तत्वों के कार्ड पे लिखा। और जब सभी तत्वों का उसने रिसर्च कर लिया, सभी तत्वों की गुणधर्मों के आधार पर उसने अलग अलग कर लिया, तो फिर उसने उन गुणधर्मों को उनके गुणों के आधार पर एक जगह पे व्यवस्थित करना शुरू किया और उसने आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई है उस आवर्त सारणी में दोस्तों उसने इस तरह की आवर्त सारणी बनाई है। ये मान लीजिए आवर्त सारणी है और फिर इसमें इस तरह से टेबल बना दी। तो ये जो खड़े स्तंभ है उसको उसने नाम दे दिया वर्ग या फिर समूह है। वर्ग या फिर समूह है। और जो ये जो पंक्ति जो है इसको उसने नाम दिया आवर्त। और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा आवर्त सारणी। पंक्ति के नाम आधार पे नाम क्या पड़ा, आवर्त सारणी। इंग्लिश में बोले तो पीरियड। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये तो हो गए वर्ग या फिर समूह है या फिर इसको आप ग्रुप कह सकते हो। और ये जो लाइनें हैं इनको आप आवर्त यानी कि पीरियड कह सकते हो। दोस्तों, कुल मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो समूह थे वो कुल समूह थे 8। और समूह 8 थे और आवर्त कितने थे दोस्तों? आवर्त कितने हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी में? 6 आवर्त। तो 8 समूह है और 6 आवर्त। तो आवर्त का उसने नामकरण है वो 1 2 3 4 5 और 6। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नाम दिया। और जो वर्ग और समूह थे उनको रोमन संख्या का नाम दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर के 8 तक। तो वर्गों का नामकरण किस आधार पर किया गया है? रोमन संख्या 1 से
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और जो आवर्त है उनका नामकरण 1 2 3 4 5 6 इस आधार पे किया गया। मेंडलीफ ने क्या बताया कि जो तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जैसे सबसे पहला तत्व जो उन्होंने पहले वर्ग में रखा है उसको हाइड्रोजन को रखा है, उसके बाद में उसने नीचे रखा है लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, और दूसरे वर्ग में उन्होंने जो तत्व रखे हैं वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये जो तत्व थे इनके परमाणु द्रव्यमान जो थे उन परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, जिससे एक निश्चित समय के बाद या निश्चित द्रव्यमान संख्या के बाद में तत्वों के गुणधर्म है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के गुणधर्म लिथियम से मेल खाते हैं, लिथियम के गुणधर्म पोटेशियम से मेल खाते हैं, सोडियम से मेल खाते हैं, और सोडियम के गुणधर्म पोटेशियम से मेल खाते हैं। वैसे ही दूसरे वर्ग में या आवर्त में आए, दूसरे वर्ग में आए तो बेरिलियम के मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से कैल्शियम से। तो मतलब एक पंक्ति के बाद में दूसरी पंक्ति में जब तत्व आता है तो उनके गुणधर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी कि बेरिलियम की जैसे संयोजकता +2 है तो मैग्नीशियम की भी +2 है, सोडियम की +1 है तो सोडियम, लिथियम की भी +1 है तो सोडियम की भी +1 है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद में वो गुणधर्म रिपीट होते हैं। तो इसलिए मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो क्या है, तत्वों के गुणधर्म, एक तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त नियम होते हैं। आवर्त नियम क्या है मेंडलीफ का? आवर्त नियम क्या है दोस्तों? तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मतलब एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाने पर वही गुण क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, तो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जा रहे हैं तो सेम गुणधर्म वालों को तत्व है वो रिपीट हो रहे हैं। यानी कि लिथियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है। लिथियम की संयोजकता +1 है, सोडियम की संयोजकता भी +1 है, पोटेशियम की संयोजकता भी +1 है। तो इस तरह से रिपीट होने पर उन्होंने क्या कहा कि अपना एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो मैंने आपको बताया कि रसायन के क्षेत्र में माइलस्टोन साबित हुई। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर थी ये, मतलब वो कह सकते हो कि गुरु छा गया, एकदम से छा गया ये बनता। डोबेरेंडर ने भी प्रयास किया, न्यूलैंड ने भी प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास था वो तथ्य पे आधारित, संपूर्णता नहीं था, वो भी अपने अपने प्रयास थे। लेकिन मेंडलीफ का जो प्रयास था वो एकदम से रंग लेके आया, और मेंडलीफ का ने है वो आवर्त नियम दिया, और वो आवर्त नियम आपने पढ़ा कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते हैं। दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो हम सबसे पहले विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि कमियां देखना तो सभी का काम होता है, लेकिन हमारा काम क्या होगा, किसी के भी काम की विशेषताएं पहले देखो, कमियां बाद में देखते रहेंगे। विशेषताएं देख लो ताकि उसको बता सको, अप्रिशिएट कर सके, और कमियां हैं वो बाद में बता करके उसको उसकी समीक्षा कर सके, न कि आलोचना करें। तो पहली विशेषता क्या थी कि मेंडलीफ ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रखा, और उसने परमाणु द्रव्यमान संख्या को महत्व कम दिया और तत्वों के गुणधर्मों को महत्व है वो ज्यादा दिया। तो तत्वों के गुणधर्म को महत्व ज्यादा दिया कैसे कि उसने, जैसे मान लीजिए 8वां वर्ग जो है उसमें आप देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में Fe, CO और Ni ये 3 तत्व है। Fe मतलब आयरन, CO मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकल। Fe का परमाणु द्रव्यमान संख्या है 55.85, कोबाल्ट का जो है 58.93 और निकल का जो है 58.71। तो अब आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है वो निकल से ज़्यादा है, मतलब निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट है वो बाद में आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया, मेंडलीफ ने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, क्योंकि कोबाल्ट के गुणधर्म है वो
अपने वर्ग में या अपने आवर्त में जो तत्व है उनसे पहले वाले तत्व से मेल खा रहे थे। तो ये एक धात्विक प्रवृत्ति का है, तो इसलिए उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा। तो ये उसकी उपलब्धि थी कि उसने तत्वों के गुणधर्मों के ज़्यादा महत्व दिया, न कि उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या को, और उसने गुणधर्मों के आधार पर तत्व का वो अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया। तो पहली विशेषता ये थी कि उसने द्रव्यमान संख्या को महत्व न देकर के तत्वों के गुणधर्मों को महत्व दिया। पहली विशेषता गुणधर्म इंपॉर्टेंट, यानी कि गुणधर्म को महत्व दिया, और परमाणु द्रव्यमान संख्या को महत्व है, परमाणु द्रव्यमान को महत्व नहीं दिया, नहीं दे करके उसने परमाणु द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में उसको नहीं रखा। तो पहली विशेषता हो गई ये। दूसरी विशेषता दोस्तों ये है कि उसने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी, और पहले ही करके उन तत्वों के गुणधर्मों को भी उसने पहले ही लिख दिया कि ये तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे और उनके ये गुणधर्म होंगे, और उनका नामकरण भी कर दिया। और उनका नामकरण दोस्तों क्या किया, एका बोरोन, पहला है एका बोरोन, दूसरा है एका एल्यूमिनियम, और तीसरा है एका सिलिकॉन। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और इनके क्या क्या गुणधर्म होंगे वो भी उन्होंने पहले ही बता दिए, और इनके लिए अपनी आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान भी छोड़ दिया पहले ही। और बाद में ये तत्व खोजे भी गए, इनके गुणधर्म भी वही थे, और इनका नाम बाद में क्या पड़ा दोस्तों, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। एका बोरोन का नाम पड़ा स्कैंडियम, वर्तमान में ये स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है एका बोरोन। एका एल्यूमिनियम जाना जाता है गैलियम के नाम से, और एका सिलिकॉन जाना जाता है जर्मेनियम के नाम से। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में जो तत्व है उसने जो खोज की थी, उसमें कुछ तत्वों के नामकरण पहले ही कर दिए थे। तो वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता है, एका बोरोन किस नाम से जाना जाता है, तो स्कैंडियम के नाम से। एका एल्यूमिनियम है वो आज गैलियम है, एका सिलिकॉन है वो आज जर्मेनियम है। तो दो विशेषताएं होगी। उसने पहली विशेषता ये थी कि उसने गुणधर्म के आधार पर तत्वों को पहले रख दिया, और उसने परमाणु द्रव्यमान संख्या को ज्यादा महत्व नहीं दिया। दूसरी विशेषता यह कि इसने कुछ तत्वों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जो बाद में खोजे भी गए, और उसके तत्वों के नाम भी बता दिए थे, जिनके नाम थे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका बोरोन का नाम स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम, और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम। तीसरी विशेषता यह थी कि मेंडलीफ के समय केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे दोस्तों, 63, जिसमें उत्कृष्ट गैसें उस समय खोजी नहीं गई थी। तो मेंडलीफ ने मोटा मोटी अनुमान लगा लिया था कि बाकी सारे तत्व जैसे क्रिया कर रहे हैं, तो कुछ तत्व ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते, किसी के साथ अपनी बंध नहीं बनाते हैं, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करते, जिनके अक्रिय भी हो सकते हैं कुछ। तो उसने उसके लिए अपने आवर्त सारणी में पहले ही स्थान छोड़ा हुआ था, जिससे क्या हुआ कि आवर्त सारणी में उसके जो पहले जो रचना की गई थी, आवर्त सारणी जो बनाई थी, उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के आगे है वो उत्कृष्ट गैसों का वो स्थान मिल गया। तो तीसरी विशेषता क्या थी कि मेंडलीफ की तीसरी विशेषता ये थी कि जब अकेले गैसों का, उत्कृष्ट गैसों का पता लगा, तो मेंडलीफ की जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के उत्कृष्ट गैसों को एक निश्चित स्थान मिल गया। तो ये होगी 3 विशेषताएं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। पहली विशेषता, इसने गुणधर्मों के आधार पर है वो ज्यादा जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या थी उसको पहले रख दिया, और जो जिसका कम परमाणु द्रव्यमान था उसको बाद में रखा। मतलब इसने गुण को ज्यादा महत्व दिया, न कि परमाणु द्रव्यमान को। दूसरा, इसने है वो कुछ तत्वों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, उनके गुणधर्मों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जिनको नाम उसने दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो बाद में क्या बने, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम खोजे गए। तीसरी विशेषता ये थी कि इसने उत्कृष्ट गैसें दोस्तों आपको पता ही होगी कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन।
ये बाद में खोजेगी और इनको एक निश्चित स्थान मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मिल गया बिना किसी पुरानी व्यवस्था से छेड़छाड़ किए। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं थी, 3 विशेषताएं। अब हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों की। कमियां कह सकते हो या फिर उसकी सीमाएं कह सकते हो, कमियां या सीमाएं। सीमाएं सीधी सिंपल सी है दोस्तों। पहली कमी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं दोस्तों। ये क्लास का ये कह सकते हो वो नटखट लड़का है जो इधर भी चला जाता है, इस ग्रुप में भी बैठता है, मतलब इंटेलिजेंट के पास भी बैठता है और बैक बेंचर के पास भी बैठता है और सबकी खबर रखता है। ये इसमें नेतागिरी के पूरे लक्षण है इसके अंदर। तो सबसे पहली कमी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की कमी क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया मेंडलीफ, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म है, ये किसके साथ खाते हैं, मेल खाते हैं, क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ भी मेल खाते हैं, और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी इसके गुणधर्म है वो मेल खाते हैं। तो मेंडलीफ है वो इसको निश्चित स्थान नहीं दे पाया कि इनके साथ रखूं इसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्षार धातुओं के साथ, या फिर हेलोजनों के साथ रखूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। तो पहली कमी ये थी कि वह हाइड्रोजन को निश्चित स्थान अपनी आवर्त सारणी में नहीं दे पाया। दूसरी कमी ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कि वह समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। दोस्तों दो परिभाषाएं हैं, एक होती है समस्थानिक, एक होते हैं समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, संख्या अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का उदाहरण दोस्तों क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। ONH1, ONH2, ONH3। ONH1 का नाम है प्रोटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, हम हाइड्रोजन की बात कर ही रहे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जो है ये परमाणु संख्या है और ऊपर जो लिखा हुआ है ये द्रव्यमान संख्या है। अब आप जानते हो कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या क्या होती है, केवल और केवल प्रोटॉन। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है ये है परमाणु प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखी हुई है ये क्या है, द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम में बात करें तो एक प्रोटॉन केवल और केवल क्या है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अंदर 2 में से 1 घटाओ तो 1 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन, 3 में से 2 घटाओ तो 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये हो गई समस्थानिक की बात। अब मेंडलीफ है वो अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक को निश्चित स्थान नहीं दे पाया था। तो पहली कमी हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। दूसरी कमी क्या थी, ये समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। और तीसरी कमी है इसकी कि इसके जो तत्व है वो समस्थानिक की हमने बात की है, तो मैं एक और परिभाषा आपको बता देता हूं। एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। समभारिक वो इसी का विपरीत है, समस्थानिक का विपरीत है क्या, समभारिक। समभारिक इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें वही है सेम, परमाणु संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। समस्थानिक में क्या था, समान होती है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान।
उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, आर्गन का होता है 18, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है 40। तो ये समभारिक का उदाहरण है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 20 तो क्या है, प्रोटॉन है, और 40 में से 20 घटाओ तो 20 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इसके अंदर 18 प्रोटॉन है, 40 में से 18 घटाओ 22 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसमें 20 न्यूट्रॉन है, इसमें 22 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन है, इसमें 18 प्रोटॉन है। तो बात आ रही है समझिए, परमाणु संख्या होती है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समस्थानिक कौन से होते हैं तत्व है, वे तत्व है जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समभारिक कौन से होते हैं, जिनमें परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो। ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो तो समभारिक, और अगर परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो समस्थानिक। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा समस्थानिक और समभारिक का मैटर। तो हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए, ये पहली कमी, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए, ये दूसरी कमी, और तीसरी कमी थी कि मेंडलीव के आवर्साण में जो तत्व है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के एक निश्चित क्रम में आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम कि हाइड्रोजन है, उसके बाद में लिथियम है, उसके बाद में बेरिलियम है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 1.008। लिथियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 6.939, और बेरिलियम की जो है वो कितनी है, बेरिलियम की कितनी है आपके 9.012। अगर आप इसको एक लाइन में लिख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले हाइड्रोजन 1.008, लिथियम का कितना है दोस्तों 6.939, और बेरिलियम का कितना है 9.012। तो इनके बीच में क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या एक निश्चित अनुपात में नहीं बढ़ती है। जैसे इसमें देखें तो 6 में से 1 घटाओ 5, इसमें 5 का अंतर है। इन दोनों के बीच में देखें तो 9 में 6 घटाओ 3 का अंतर है। तो हम एक निश्चित अनुपात में या निश्चित संख्या के साथ परमाणु द्रव्यमान संख्या आगे नहीं बढ़ती है, जिससे ये पता लगाना कठिन है कि हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, या लिथियम और बेरिलियम के बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो ये कमियां हैं मेंडलीव के आवर्सारणी की। पहली कमी यह है कि यह हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। दूसरी कमी है कि यह समस्थानिकों को अपनी आवर्सारणी में निश्चित स्थान नहीं दे पाया। और तीसरी कमी यह है कि इसके आवर्सारणी जो तत्व है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के निश्चित अनुपात में आगे नहीं बढ़ते हैं, जिससे ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि इसमें दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व है वो खोजे जा सकते हैं। तो ये होगी मेंडलीव के आवर्सारणी की कमियां। तो आज हमने मेंडलीव की आवर्सारणी को पूरा विस्तार से पढ़ा। मेंडलीव की आवर्सारणी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कमियां क्या है। अब हमारा नेक्स्ट का क्लास का जो टॉपिक है, कक्षा का टॉपिक है वो आधुनिक आवर्सारणी, जो वर्तमान में जो प्रचलित आवर्सारणी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेंडलीव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रसायन के क्षेत्र में उसने ही सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित करने का कार्य किया। जब केवल और केवल 63 तत्व ज्ञात थे तब उसने इस पे काम किया। और प्रथमम लब्धम कष्टम, संस्कृत में कहावत है, जो पहले प्रयास करते हैं वो क्या भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं। तो वही मेंडलीव के साथ हुआ। मेंडलीव ने अपने पहला प्रयास किया और बेहतरीन प्रयास किया, और रसायन के क्षेत्र में अपना माइलस्टोन स्थापित किया, अपनी एक क्रांतिकारी जो कार्य खोज है वो हमारे सामने रखी, जो हमारे आज काम आ रही है। हमारे क्या, सभी की काम आ रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। तो दोस्तों हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त में के बारे में। हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का, जिसमें हम तत्वों के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे हम केमिस्ट्री के को है वो गहराई से धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सबसे पहले तो कीजिए सब्सक्राइब,
फिर कीजिए लाइक और फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।